गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। Program is sponsored by National Pension System NPS. For a secured future, NPS जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस एक खास अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं दीपावली को लेकर, और ख़ास तौर पर अगर हम धनतेरस की बात करें तो जिसमें सोना खरीदना शुभ माना जाता है। कई लोग इस मौके पर फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं। हालांकि सोने में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो गोल्ड एक्सचेंज ETF है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, और साथ ही साथ आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी इस दिवाली फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं या फिर सोने में निवेश को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, तो ये आधे घंटे का शो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि बीते 3 सालों में अगर देखें तो गोल्ड ने कितना रिटर्न दिया और क्या ये स्टॉक मार्केट से ज़्यादा यानी कि इक्विटी से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा या नहीं। विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अगर आप कुछ भी सोने से निवेश को जो जानकारी है उससे जुड़ी चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और मेहमान से आपका तारुफ कराने से पहले आइए समझते हैं कि सोना आखिर इतना सोना है क्यों। हालांकि हम सभी जानते हैं भारतीयों की धनतेरस पर सोना खरीदने की एक बहुत पुरानी परंपरा है। 2023 में अगर हम बात करें तो धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। 30,000 करोड़ रुपए तक का सोना खरीदा गया। और खरीदारी करते समय सोने की शुद्धता हम जानते हैं कि हॉलमार्क से जांची जाती है, BIS मार्किंग होती है। लेकिन अगर हम अलग ऑप्शंस की बात करें तो गोल्ड ETF ने भी पिछले कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न दिया है। और गोल्ड ETF क्यों इतना इंपॉर्टेंट और क्यों इतना सेफ माना जाता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज या सिक्योरिटी के लिहाज से निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है। बीते 1 साल में सोने की कीमतों में हमने 40% के आसपास बढ़ोतरी देखी और चांदी की कीमतों में भी 44% से ज़्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। तो लब्बो-लुबाब यही है कि चाहे सोना कितना भी अपनी ऊंची कीमत बनाकर रखे, लेकिन लोगों को ये बहुत भाता है। और कितना रिटर्न दिया है इसने और क्या आने वाले सालों में निवेश कर लोग इससे मुनाफा उठा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। SK जिंदल साहब, बुलियन मार्केट एक्सपर्ट एंड चेयरमैन जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ लगातार चर्चा होती रहती है। और आकांक्षा गुप्ता, डायरेक्टर SMC गोल्ड, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जिंदल साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अगर हम पिछले धनतेरस की बात करें तो उसका फ़ायदा लोग इस साल उठा रहे हैं। क्या अभी जो कीमतें हैं फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड ETF एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहेगा आने वाले एक लॉन्ग टर्म अवधि के लिए निवेशक के पोर्टफोलियो के लिहाज से? मैं 30 साल से इस व्यापार में हूँ, गोल्ड के व्यापार में, और मैंने देखा है कि हमेशा ही ख़रीदना इसको फ़ायदेमंद रहा है। और उसी बना पे मैं कह रहा हूँ कि पिछले साल जो ख़रीदा और अभी भी आने वाले कम से कम 2 साल तो मैं इसको बहुत अच्छा नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखता हूँ, उसके प्राइस को चढ़ते हुए देखता हूँ जी। उसके बाद क्या होगा वो बाद में देखा जाए, लेकिन अगले 2 साल तो बहुत ज़रूरी है कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए सारा वर्ल्ड गोल्ड के पीछे लगा है। सेंट्रल बैंक्स को आप ले लीजिए, सेंट्रल बैंक्स ने पिछले कुछ सालों से खरीदना शुरू किया और वो रुके नहीं हैं, वो खरीदते ही जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि उनको अपनी अपनी करेंसी को सिक्योर करना है। और सेफ हेवन भी माना जाता है। सेफ हेवन भी माना जाता है। अब अगर वो डॉलर में ही सारा अपना रिजर्व रखेंगे तो उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। कल को ऑलरेडी अमेरिका की जो इकोनॉमी है बहुत अच्छी हालत में नहीं है। 36 ट्रिलियन के उसके ऊपर डेट है। अभी इलेक्शन होने वाला है वहाँ पर जी। कुछ भी सर्टेन नहीं है वहाँ पर अभी इस चीज़ों को लेकर के कि उस डेट का भी क्या होगा। तो बेहतर है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। देशों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और सभी देशों ने, चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, बड़े देशों की भी मैं बात करूं तो सब ने अपने अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं और वो कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं गोल्ड में रिजर्व बढ़ाने की वजह से। जियोपॉलिटिकल आप देख रहे हैं हालात,
आज सुबह भी ये जो खबर आया है इजराइल का, ये सब बहुत अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन हमें इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में और ये जो हालात हैं बहुत अच्छे नहीं है। और उससे पहले यूक्राइना और रशिया का आप देख रहे थे, ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं ये किस करवट बैठेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कंजम्पशन देखिए बहुत बढ़ रहा है गोल्ड का, और इंडिया और चाइना में दोनों जगह पे कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं गोल्ड के अंदर जी। तो वो भी ऐड कर रहा है ग्लोबल इन्फ्लेशन से बचने के लिए भी। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन लोग गोल्ड में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक परमानेंट सोल्यूशन देता है और बरसों से ट्राई किया गया सोल्यूशन गोल्ड देता है। हमारे साथ आकांक्षा जी वो मौजूद हैं। आकांक्षा जी, एसेट मैनेजमेंट और रिस्क एपिटाइट को देखते हुए गोल्ड हमेशा से एक अट्रैक्टिव कॉल रहा है तमाम निवेशकों के लिए, और अब जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं उसमें ये है कि भाई इक्विटी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न गोल्ड ने दिया है। तो उस लिहाज से फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड की कीमतें अभी दिवाली से एक हफ्ता पहले थोड़ी नीचे आई हैं। आपकी क्या कॉल रहेगी सोने को लेकर आने वाले सालों के लिए? आने वाले सालों के लिए जैसे अभी हमने देखा पिछले साल से इस साल में भी सोने के भाव में काफ़ी उछाल है, और जैसे कि जिंदल साहब ने भी कहा कि एक जो मुख्य कारण है वो वॉर भी है। तो आने वाले साल में तो मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइस में उछाल ही आएगा। देखिए ये अभी जो 2 या 3 दिन में थोड़ी सी गिरावट आई है, ये एक तरीका है मतलब प्राइस का ऊपर नीचे होना, पर इसका ये मतलब नहीं मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें गिरावट आएगी। सोने में गिरावट नहीं आएगी, सोना बढ़ेगा ही अगले 1 या 2 साल तक। और अगर मैं बात करूं निवेश की, तो ETF जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। उसमें हमें क्या है काफ़ी प्रकार के हमें ऑप्शन मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि जब हम सोना खरीदते हैं तो उसको रखने का जो एक रिस्क रहता है कि एक अमाउंट होता है कि हमें वही खरीदना पड़ेगा, पर यहाँ पे हमें बहुत ही प्रकार के ऑप्शंस मिल जाते हैं अगर हम ETF के लिए जाते हैं जी। जिंदल साहब, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट उभर कर आता है जब हम सेफ हेवन या फिर इसकी सोने की बात करते हैं, वो ये है कि सोने में निवेश जो है, अगर हम पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की बात करते हैं जिसमें हम कुछ अगर पैसा अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं तो कुछ पॉइंट ऑफ अमाउंट हम सोने के लिए रखते हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो को वेटेज तो देता ही है, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। जिंदल साहब जी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, और पिछले सालों में मैंने देखा है कि लोगों को ये एक इन्वेस्टमेंट क्लास लगती है, एसेट क्लास लगती है, और अब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और लोगों का ये मानना है अब इस समय में कि अपने पोर्टफोलियो में 15% अंदाज़ा गोल्ड में अगर है तो वो अच्छा पोर्टफोलियो कहलाएगा। 15 से 20% भी जा सकते हैं, लेकिन 15% तो बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड में होना चाहिए, तब वो उसको स्टेबल माना जाएगा। दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं बॉन्ड्स और स्टॉक्स वगैरह, उन सब के ऊपर नीचे के जो शॉक्स होते हैं उनको संभालने के लिए तो 15% से 20% अगर अब, पहले लोग 10% कहा करते थे इसी को, अब वो 15 से 20% पर आ गए। तो ये एक ऐसी एसेट क्लास है जो लगातार इनकम दे रही है, और वो सेफ इन्वेस्टमेंट है आपकी। गोल्ड से सेफ कोई इन्वेस्टमेंट दूसरा है नहीं, जहाँ गोल्ड आपके पास होता है और वो आपके लिए अर्न भी कर रहा होता है। आप सॉवरेन बॉन्ड को देख लीजिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का जी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ETF सुविधा के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसमें थोड़ा लिक्विडिटी ऐसा होता है कि 5 साल तो मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा और 8 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन ETF आप आज ले रहे हैं, कल उसमें से बाहर निकल सकते हैं अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो। और लेना और बेचना उसकी कॉस्ट बहुत कम है जी। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हैं, और अगर फिजिकल करते हैं तो उसके साथ वो फिजिकल का फील तो आपके हाथ में आता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेवारियां बहुत आती हैं कि उसको सिक्योर रखना है। फिर आपको एक लॉकर चाहिए साथ में, या संभाल करके कैसे रखेंगे आप उसको,
तो रिस्क फैक्टर उसमें लेकिन थोड़ा बढ़ इंडियंस जाता का है। फिजिकल गोल्ड के प्रति आकर्षण और लगाव हमेशा से रहता है। आकांक्षा जी एक महिला होने के नाते ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगी, उनकी मुस्कुराहट बता रही है। आकांक्षा जी, एक चीज़ और ये भी हम जानना चाहेंगे कि धनतेरस पर खास तौर पर, क्योंकि सोना और चांदी खरीदने की परंपरा, और चांदी की तो चांदी ही होती हुई नजर आई, 1 लाख रुपए तक को क्रॉस कर गई वो। लेकिन ज़्यादातर लोग अगर कम पैसे में चाहते हैं कि निवेश करें तो सिक्के खरीदते हैं। सिक्के कितने ज़्यादा हम ये मान सकते हैं, जो कॉइन्स हैं चाहे गोल्ड के हैं या चांदी के हैं, उनकी शुद्धता कैसे मापी जाए? क्योंकि अब वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं देख रही थी आज सुबह कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको घर बैठे भी ये सिक्के प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितनी बड़ी शुद्धता का चेक आप कर सकते हैं घर बैठे भी? देखिए, घर बैठ के अगर आपको सिक्का खरीदना है तो मैं कुछ बातों का इसमें ध्यान रखवाना चाहूँगी। एक कि आप जिससे भी सिक्का खरीदें, आप देखें कि वो कंपनी के बारे में आप पढ़ें कि वो कंपनी कितनी पुरानी है, उसके नेटवर्क क्या है, और जो वो कंपनी बना रही है वो खुद उसको बना रही है, अगर किसी से बनवा रही है तो क्या वो कंपनी एक रिफाइनरी के थ्रू बनवा रही है। उसमें जब सिक्का खरीदा जाता है तो सिक्के के साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंसिटी आती है, जिसमें कि सब लिखा होता है कि ये सिक्का BIS के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाया हुआ है, इसकी शुद्धता के ऊपर कोई भी किसी तरीके का संदेह नहीं है। तो हमें उन्हीं ऑप्शंस को खरीदना चाहिए जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हमें ऐसे ही जहाँ पे मार्केट में बहुत ऐसे सिक्के हैं जो खुले में भी बिक रहे हैं, हमें उनसे बचते हुए एक रजिस्टर्ड एजेंसीज या रजिस्टर्ड कंपनीज के ही सिक्कों में निवेश करना एक मेरे हिसाब से बेहतरीन उपाय है अपने रिस्क को कम करने के लिए। बिल्कुल। और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स कितना बड़ा अहम विकल्प हो सकते हैं किसी के लिए सोने में निवेश के लिहाज से। हमारे साथ 2 विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं। जिंदल साहब, ख़ास तौर पर सोने को लेकर एक अहम जो बात आम ग्राहक को फेस करनी पड़ती है वो होती है मेकिंग चार्जेस। बहुत ज़्यादा बड़ा इसका माया जाल होता है। तो मेकिंग चार्जेस को लेकर किस तरह से मोल भाव ग्राहक कर सकता है, दुकानदार या फिर जो ज्वेलरी शॉप ओनर है, या फिर इसका एक हम कह सकते हैं स्थायी इलाज क्या है? क्योंकि मेकिंग चार्जेस के नाम पर कहीं ना कहीं कीमत का उतार चढ़ाव ज्वेलर्स हमेशा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बचाव अगर आपको करना है तो आप बार्स में इन्वेस्ट करिए। मेकिंग चार्ज कुछ नहीं लगेगा या ना बराबर होगा। उसमें जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आती है या बेचने के वक्त रिकवरी होती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी बनाएंगे तो मैं समझता हूँ तो आप 15% तो आपके 10 से 15% तो उसमें चले जाएंगे। तो बचने का तरीका, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं ना, फिर ज्वेलरी में मत जाइए, फिर आप बार लीजिए। बार में खर्चा जो है बहुत ही कन्वीनियंट है कि वो पूरा रिकवर पैसा आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप 100 की ज्वेलरी लेंगे और बेचने के लिए जाएंगे तो 85 रिकवर हो जाएं या 80 रिकवर हो जाएं, वो आपके भाग्य पर है। दूसरी बात है कि मेकिंग चार्ज को लेकर के आपको पहले ही समझ लेना चाहिए कि किस तरह से वो मेकिंग चार्ज ले रहे हैं पर ग्राम के हिसाब से वगैरह, और आपको सूट करता है तो आप लीजिए। अगर आपने ज्वेलरी को पहनना है तो फिर तो आपको मेकिंग चार्ज देना ही पड़ेगा, फिर वो फ्री नहीं मिल सकती। लेकिन आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के एंगल से ज्वेलरी खरीदें, वो ठीक ना होगा। इसी तरह से कॉइन्स में जब आप छोटे कॉइन्स लेते हैं तो उसमें भी मेकिंग चार्ज लगता है, लेकिन वो फिर रीज़नेबल होता है, वो 2-3% के अंदर काम चल जाता है आपका। लेकिन ज्वेलरी में 15%, 20% तक मेकिंग चार्ज में चला जाता है। तो इसलिए आपको लेते वक्त ये सोच लेना चाहिए कि किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करेंगे, किस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं। समझदारी से ख़रीदना होगा। ऐसे ही नहीं कि आप माने कि मैंने ज्वेलरी खरीदा या बार खरीदा, एक ही बात है, नहीं। आकांक्षा जी, एक चीज़ और जिस दुविधा से हर कोई 2-4 होता है, हम खुद होते हैं हर साल, कि आप सर्टिफाइड जो ज्वेलर्स हैं बड़े बड़े जिनके नाम हैं, या तो लोग उनके पास जाते हैं या उनके पैतृक अगर जो निवास हैं या पुराना होम टाउन है, वो कहते हैं नहीं भाई हम इसी सोनार से बनवाएंगे। इस दुविधा का क्या इलाज है? और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी जो हॉलमार्क है, क्या वो नकली है या असली, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? हॉलमार्क असली है या नकली, देखिए ये आप और हम जैसे लोगों के लिए पहचानना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी सरकार के नियम इतने कड़क हैं कि अगर कोई ज्वेलर नकली हॉलमार्किंग लगाता है और वो पकड़ा जाता है तो इसमें सरकार उसके ऊपर काफ़ी कड़ी कार्रवाई कर सकती है।
तो आज के तारीख में बहुत ही कम सुनार हैं जो हॉलमार्किंग नकली लगाएंगे, पर यस एक रेगुलर निवेश के लिए लोगों को ये पहचानना बहुत ही मुश्किल रहेगा कि इसमें हॉलमार्किंग असली है या नकली। और रही बात कि हमने एक सर्टिफाइड ज्वेलर से ही ज्वेलरी बाय करनी चाहिए या हम अपने आस पड़ोस के ज्वेलर से भी ज्वेलरी ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें ज्वेलरी लेते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन कितना मेकिंग चार्जेस लगा रहा है, क्योंकि जब हम उसको बेचने जाएंगे तो यस हमें अपना पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा। तो हमें डिजाइन के साथ मेकिंग चार्जेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोने की कीमत जरूर बढ़ रही है लेकिन हमें वो मेकिंग चार्जेस वापस नहीं मिलने वाले जब हम उसको वापस बेचने जाएंगे। जिंदल साहब, एक और जो सवाल हमेशा से एक ग्राहक के मन में उभर कर आता है वो ये है कि भाई मैं सोने में अगर निवेश करता हूँ तो उसकी कीमत मुझे फिर भी वापस मिलती है, बट डायमंड के साथ ऐसा नहीं होता। तो इस पर आप किस तरह से रोशनी डाल सकते हैं? सोना बड़ा एक स्टैंडर्ड चीज़ है, उसको नापा जा सकता है। डायमंड के बारे में सब्जेक्टिव आपकी थॉट प्रोसेस होता है। 4 जनों से पूछेंगे तो 4 जने डिफरेंट भाव बता देंगे, लेकिन सोना इतना लिक्विड है उसका बायर आपको हर समय मिल जाएगा। डायमंड के बायर भी लिमिटेड लोग होंगे, तो उसमें वहाँ पर भी वही रोल प्ले करता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हैं तब तो सोना ही लेना चाहिए, सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए। सोने के सामने आप बोरो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी को आप बदले में सोना गिरवी रखेंगे तो वो उसके सामने रीजनेबल अमाउंट आपको सही टर्म्स के ऊपर दे देगा। डायमंड के बारे में असली नकली और फिर उसकी कीमत, ये सब चीज़ें बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, तो इसीलिए ज़्यादा लोग उसमें नहीं जाते। गोल्ड को पसंद किया जाता है, और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं वो उससे रिलेशन उनका बनता है, लेकिन डायमंड का सबसे नहीं बनता जी। तो ये गोल्ड की पॉपुलैरिटी, गोल्ड की रिलायबिलिटी, आज पिछले 6000 साल का इतिहास है। गोल्ड हर समय मुश्किल में काम आया है, चाहे वो देश हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे परिवार हो, लेकिन डायमंड ऐसा नहीं है। डायमंड का बायर ढूंढना ही बहुत मुश्किल है जी। और यूजेस अगर आप देखें इनका बहुत रेलेवेंट होता जा रहा है गोल्ड और सिल्वर। अब सेमीकंडक्टर, ईवी, सोलर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में इसका यूज़ बहुत बढ़ गया है। तो आने वाले समय में भी इनका यूज़ बढ़ेगा और इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ये भी एक वजह है कि आप एक तरफा इसमें ऊंचाई की तरफ जाते हुए इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है। पहले यूज़ था कि आपने उठा के रख दिया, नहीं, इंडस्ट्रियल यूजेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इसके। और फिर बोरोविंग टूल भी एक जब मुश्किल पड़ती है तो संकट मोचन गोल्ड द्वारा होता है या सिल्वर द्वारा होता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा बार फॉर्म में। ये आपने बहुत अहम बोला कि बार फॉर्म में आप अगर निवेश करते हैं तो मेकिंग चार्जेस ना के बराबर है। आकांक्षा जी, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड के अलग अलग विकल्पों को लेकर हम चर्चा करें, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को लेकर किस तरह का नज़रिया आपका है? गोल्ड म्यूचुअल फंड्स मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक विकल्प है, क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप जितना मर्जी पैसा लगा सकते हैं, चाहे वो 1000 रुपये से लेके लाख रुपए हो, या आपका जितना पॉकेट अलाउ करता है आप उतना लगा सकते हैं। और उसके अलावा इसमें बहुत ही कम आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह देनी पड़ती है। ये बहुत ही एक सिक्योर्ड ऑप्शन है, और इसमें हमें गोल्ड रखने की जो रिस्क होती है अपने घर पे, हमारी वो रिस्क पूरी ख़त्म हो जाती है। ये इसका क्या है, पूरा का पूरा इवैल्यूएशन रहता है, हम जब मर्जी इसका भाव देख सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा विकल्प है जिन लोगों को गोल्ड अपने घर में नया रख के केवल एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं। लेकिन मैं जिंदल सर की बात पे एक बात कहना चाहूँगी कि गोल्ड जो हमारा है वो गिरवी रखने के काम आता है। तो अगर हम इस हिसाब से सोच रहे हैं कि हमें सोना कभी आगे जाके गिरवी रखने के काम आ सकता है, तो एक आरबीआई की रेगुलेशन है कि हम उसमें बार्स नहीं रख सकते। तो अगर कोई व्यक्ति इस हिसाब से गोल्ड खरीद रहा है कि हाँ उसको कल को जाके उसके ऊपर लोन लेना पड़ सकता है, तो उस सिचुएशन में उसको एक विकल्प ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास 18 कैरेट से लेके 22 कैरेट की ज्वेलरी फॉर्म में ही
गोल्ड उसके पास होना चाहिए। बहुत अहम आपने कहा कि कैरेट को लेकर भी किस तरह से अगर जो ग्राहक है उसे गुमराह ना किया जाए जिंदल साहब, तो ये नॉलेज होने भी एक जागरूक निवेशक की पहचान है। कैरेट को लेकर किस तरह से हम इस मंच से जो ग्राहक है उनसे जागरूक कर सकते हैं? देखिए, मोटा मोटी 4% का एक कैरेट होता है। 24 कैरेट जो होता है वो 100% होता है, और हर एक कैरेट के पीछे 4%। अगर 22 कैरेट है तो वो 91.6% के करीब गोल्ड प्योर है। तो इसलिए मोटा हिसाब इसी से लगा सकते हैं कि हर कैरेट के पीछे 4। लेकिन कोई बोलता है कि ये मैं 22 कैरेट आपको दे रहा हूँ और अगर वो 18 कैरेट है तो आप देख लीजिए कि वो 16% आपसे आपके पैसे ले जा रहा है, आपको गलत बता करके। तो कैरेट का वो प्योरिटी से सीधा संबंध है। आप प्योरिटी देखें और उसी के हिसाब से पैसे देने चाहिए, बजाय कि हम 22% के पैसे दे रहे हैं और सामान 18-16% का 18-16 कैरेट का हो। तो कैरेट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो अगर वो पूछेगा सब दुकानदार को, प्योर है सोना? हाँ हाँ प्योर है, लेकिन किस प्योरिटी का है वो इम्पोर्टेंट है जी। तो ये सब चीज़ें जब तक आम खरीदार जो है वो समझता है तब तक तो उसका काम हो चुका होता है अक्सर। तो इसलिए बेहतर है, वैसे गवर्नमेंट बहुत जोर शोर से लगी है कि प्रोटेक्शन किया जाए आम कंज्यूमर का जी, लेकिन फिर भी वो लोग अपना, पर हमारी कोशिश इस आधे घंटे में रही कि हम कैरेट और मेकिंग चार्जेस और हॉल मार्किंग से जुड़ी तमाम जो अहम जानकारियां हैं वो ग्राहकों तक पहुंचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप दोनों को ही दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं सभी की दिवाली बहुत बहुत शुभ हो। तो कोशिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोशिश हमने यही की कि भाई धनतेरस आने वाला है और उससे पहले अगर आप सोने में खरीद को निवेश का बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प मान रहे हैं, हमने आपको उसके ऑप्शन भी बताए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये भी बताया। आज के इस मनी मंत्र में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ और उसके अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर। This program was sponsored by National Pension System NPS. For a secured future, NPS जरूरी है।